ओके गाइज, हम सेकंड टॉपिक के साथ अब यहाँ पर मौजूद हैं आपके फैमिली प्लानिंग में, जिसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पढ़ रहे थे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम पहला मेथड पढ़ चुके हैं, बैरियर मेथड, जिसमें कि 3 मेथड थे, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड एंड कंबाइंड मेथड। ठीक है, अब हमें पढ़ना था बैरियर मेथड पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है दूसरा मेथड जो कि है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसे यूट्रस के अंदर, इंट्रा यानी कि इनसाइड, ठीक है, यूट्रस के अंदर हम इसे फिट करते हैं, इसीलिए हम इसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में आईयूडी कहते हैं। ठीक है, तो पहला गाइज है वो है नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड मतलब कि इसमें कोई भी मेडिसिन, कोई भी केमिकल या कोई भी हार्मोन यूज नहीं किया गया है, इसीलिए ये नॉन मेडिकेटेड है। ये सिंपल एक डिवाइस है जो कि यूट्रस में फिट किया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कि पहला क्या है गाइस, नॉन मेडिकेटेड, जिसे हम लिपीज लूप कहते हैं, जो कि इस तरीके का शेप होता है, डबल एस शेप का होता है, पॉलीइथाइलिन से बना हुआ होता है ये, और इसके एंड में एक नायलॉन का थ्रेड होता है जो कि वेजाइनल एरिया में आपको फील होता है जब आप इसे पहनते हैं। और इसके जो फाउंडर हैं ये है जैक लिपीज, ये एक डॉक्टर हैं, एमडी हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं, जिन्होंने 1962 में इसका फाउंडेशन किया था। ठीक है, इसको बनाया था। ठीक है, उसके बाद से इसके मॉडिफाइड वर्जन आने लगे और ज़्यादा ड्यूरेबल जो है प्रोडक्ट आने लगे। पहली बार उन्होंने रफली इसे बनाया था, इसीलिए इसका नाम लिपीज लूप पड़ा है। ये पॉलीइथाइलिन से बना होता है, डबल शेप होता है। ठीक है, टॉक्सिक नहीं होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, यानी कि आपकी यूट्रस में ये कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं करता है जिससे आके बाद में जाके आपको किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन हो। ठीक है, और कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इसमें थोड़ा सा पड़ा होता है, ताकि जब आप एक्सरे करें तो आपको इसकी पोजीशनिंग की, ये यूट्रस में सही तरीके से फिट हुआ है या नहीं, इसकी पोजीशनिंग पता चल पाए, इसीलिए इसमें थोड़ा सा बेरियम सल्फेट डाला जाता है। ठीक है, अटैच विद नायलॉन थ्रेड, जो कि हम बता चुके हैं कि ये जो आप नायलॉन थ्रेड देख रहे हैं, ये यहां जाके देखिए गाइस, इस तरीके से ऐसे फिट होता है, और ये जो नायलॉन थ्रेड है ये ऐसे हल्का सा, कम से कम 3 सेंटीमीटर नायलॉन थ्रेड वेजाइनल एरिया में छोड़ दिया जाता है। इसका रीजन कि अगर फ्यूचर में आपको इसे निकालना है, आपको अपनी प्रेगनेंसी रिवर्स करनी है, कि अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, अब आप कंसेप्शन चाहते हैं, अब आप मेथड नहीं यूज करना चाह रहे हैं फॉर एनी लॉन्गर, तो आप इसको पकड़ के, नायलॉन थ्रेड को पकड़ के खींच सकते हैं। खींच देने से क्या होगा, ये लूप बाहर आ जाएगा। अगर आपका इसका ड्यूरेशन पूरा हो गया है, जो कि 2 से 4 साल है, ठीक है, अगर ड्यूरेशन पूरा हो गया है तो आप इसे निकाल के दूसरा लूप लगा सकते हैं। अगर ड्यूरेशन नहीं पूरा हुआ है, आप इन बिटवीन इसे हटाना चाह रहे हैं, तो आप इन बिटवीन इसे हटा सकते हैं, ताकि आप प्रेग्नेंट हो सके या कंसेप्शन हो सके। ठीक है, तो ये है लिपीज लूप के बारे में। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म इसका सिंपल है गाइस, क्योंकि मेडिकेटेड नहीं है, यूट्रस में ये कोई खास चेंजेस नहीं करता है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि ये देखिए, जैसे कि मैंने इसे फिट किया यहाँ पर बनाया है, तो क्या हो रहा है गाइस, सिंपल सी एक बात देखिएगा कि ये क्या करता है कि ये यूट्राइन वॉल के शेप के जैसा बना हुआ है। ठीक है, ऐसे देखिए, ये यूट्राइन वॉल है, और ये जाके क्या होता है, यूट्राइन वॉल में फिट हो जाता है। ये जो यूट्राइन वॉल का शेप है, इसको हम कहते हैं ये कॉन्टोर्स। ठीक है, इस कॉन्टोर में जाके फिट हो जाता है, और इस तरीके से फिट हो जाता है कि ये स्पर्म की एंट्री नहीं होने देता, स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर देता है। अगर इस एरिया में स्पर्म आ भी जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं है, फेलोपियन ट्यूब तक ये पहुंचता ही नहीं है, स्पर्म को पहुंचने ही दे देता है कि फर्टिलाइजेशन हो पाए। ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, प्रिवेंट्स, क्या लिखा है गाइस, प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग स्पर्म टू फर्टिलाइज एग। ये एग तक, स्पर्म को यहाँ तक पहुंचने नहीं देता। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है गाइस, यहाँ पर होता है, ये यहाँ तक स्पर्म को पहुंचने ही नहीं देता। इस तरीके से ये स्पर्म की एंट्री को होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन से एकदम इसे ब्लॉक कर देता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, सिंपल और इजी, आराम से इंसर्ट हो जाता है, कहने के लिए आराम से इंसर्ट हो जाता है, आप इसे खुद इंसर्ट नहीं कर सकते, आपको किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसे इसे इंसर्ट करने का तरीका आता हो, आपको एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है, रिवर्सिबल है, ऑब्वियस सी बात है, बैरियर मेथड है, यानी कि रिवर्सिबल मेथड है। ठीक है,
नॉट इंटरफियर विद सेक्स, आपके सेक्सुअल प्रेशर के साथ ये कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है, नॉर्मल रेगुलर सेक्स लाइफ रहती है, ठीक है। डिसएडवांटेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने आप से इसे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको किसी बंदे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रिप्लेसमेंट हर 2 से 4 साल में आपको इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। बहुत रेयर केस में कैंसर होने की चांसेस हो सकते हैं, यूट्राइन कैंसर या फिर यूट्राइन फाइब्रोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। यूट्राइन फाइब्रोसिस क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यूट्राइन फाइब्रोसिस क्या होता है कि जैसे अगर किसी आपकी यूट्राइन वॉल के एरिया में, इस एरिया में किसी तरीके का सेल का ग्रोथ हो जाए या फाइब्रॉइड हो जाए, जिसकी वजह से यूट्रस का शेप जो होता है गड़बड़ हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है, फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका नॉन मेडिकेटेड डिवाइस जिसे हम लिपीज ट्यूब कहते हैं, और ये गाइस फर्स्ट जेनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट जेनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है। तो हम सेकेंड पढ़ते हैं मेडिकेटेड वाला, ठीक है, मेडिकेटेड यूट्राइन डिवाइस। ओके गाइज, अब बात करते हैं मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस की। तो मेडिकेटेड में पहला है गाइस सेकेंड जेनरेशन, यानी कि फर्स्ट जेनरेशन हम पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड जेनरेशन है। सेकेंड जेनरेशन यानी कि फर्स्ट से जो बेटर है, और बेटर है, ठीक है, और मॉडिफाइड है, ठीक है। तो फर्स्ट जेनरेशन हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड जेनरेशन में जो आ जाती है गाइस वो है कॉपर टी, ठीक है। इसमें आपके जो आ जाते हैं ये हैं मेडिकेटेड वाले। मेडिकेटेड यानी कि अब इसमें कोई ऐसा केमिकल पड़ा है या कोई ऐसी मेडिसिन पड़ी है जिससे यूट्राइन वॉल में कोई ना कोई आपके चेंजेस या इफेक्ट आएंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, ये बना किससे होता है इसकी बात कर लेते हैं। ये गाइस बना होता है प्लास्टिक से बना होता है, पॉलीथाइलीन से बना होता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे आजकल जो हम यूज नॉन टॉक्सिक जो है प्लास्टिक यूज करते हैं उससे बना होता है। और इसके चारों तरफ, ठीक है, इसकी मोस्टली स्टेम एरिया में क्या होता है, कॉपर वायर जो है कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड यानी कि घुमा हुआ कॉपर वायर जो है फिट होता है, जिसमें से क्या रिलीज होता है गाइस, मेटल आयन, कॉपर आयन रिलीज होता है यूट्रस में, यूट्राइन वॉल में, जो कि क्या करता है, एक सेल्यूलर और एक बायोमेडिकल चेंज करता है, जिसकी वजह से यूट्रस का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, गैमेट के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए गड़बड़ हो जाता है, वाइबल नहीं रहता, यानी कि फेवरेबल नहीं रहता है वो कंडीशन, ठीक है। इनके और क्या करता है, ये यूट्रस के एनवायरनमेंट को तो इफेक्ट करता ही करता है, और साथ ही साथ जो स्पर्म का एंटर होने का एरिया है, यानी कि सर्विक्स एरिया है, सर्विक्स यानी कि सर्विक्स एरिया में जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है उसकी विस्कोसिटी को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी गड़बड़ हो जाती है, यानी कि स्पर्म का मूवमेंट, मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट, स्पर्म का मूवमेंट गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म एंटर ही नहीं कर पाता है। और इन केस अगर स्पर्म एंटर हो गया है तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, फर्टिलाइज नहीं कर पाता है ओवम को, बिकॉज एनवायरनमेंट यूट्राइन वॉल का गड़बड़ है कि अगर वो फर्टिलाइजेशन, और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो गैमेट का इम्प्लांटेशन यूट्राइन वॉल में नहीं होता है, क्योंकि यूट्राइन वॉल का जो एनवायरनमेंट है वो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा एक एंजाइमेटिक बायोकेमिकल चेंजेस करता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, मेड अप ऑफ प्लास्टिक रैप्ड अराउंड विद फाइन कॉपर वायर से रैप्ड होता है। इसका जो रिप्लेसमेंट होता है हर 3 साल पर, यानी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है, इसकी जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का है, हर 3 साल में इसे रिप्लेस करना पड़ता है। यूज एज पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, गाइस इसे भी ध्यान रखिए, इसे पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होती हैं गाइस जिन्हें आफ्टर इंटरकोर्स यूज किया जाता है, ठीक है। और इन केस क्या होता है कि अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया है, ठीक है, और आप भूल गए हैं बैरियर मेथड का प्रोटेक्ट यूज करना, कॉन्डम या फिर डायफ्राम का यूज करना भूल गए हैं गलती से, तो आप 2 से 3 दिन में, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर आप इसे इंसर्ट कर लीजिए तो भी ये इफेक्टिव है, ठीक है, तो भी कंसेप्शन के चांसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, कॉपर आयन रिलीज करता है यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से सेल्यूलर बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं इन द एंडोमेट्रियम वॉल। एंडोमेट्रियम वॉल क्या होती है गाइस, जो यूट्रस की जो वॉल होती है गाइस, आप ऐसे देख लीजिए गाइस, सिंपल यूट्रस जो हमने आपको बताया था, यूट्रस की जो वॉल होती है, यहाँ पर जो वॉल होती है, ठीक है,
इस वॉल में ऐसे चेंजेस कर देता है जिसकी वजह से गैमेट जो होता है यह इम्प्लांट ही नहीं हो पाता और ना ही फर्टिलाइजेशन हो पाता है एक का, ना ही स्पर्म एंटर कर पाता है, ना ही सर्विक्स एरिया से स्पर्म एंटर कर पाता है। ठीक है, यूट्राइन एनवायरमेंट गाइस, देखिए यूट्राइन एनवायरमेंट को ये करता काम कैसे है, यूट्राइन एनवायरनमेंट को गड़बड़ कर देता है, अनफिट कर देता है, फिट नहीं रह जाता है एनवायरनमेंट। ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी को गड़बड़ कर देता है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। इसके एडवांटेजेस क्या है गाइज, एडवांटेजेस हैं साइड इफेक्ट कम होते हैं। ठीक है, नॉन टॉक्सिक है, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट जो है फर्स्ट जनरेशन वाले से बेटर है, फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है अगर हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट जनरेशन से, और इजीली फिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती फिट होने। डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, एब्डोमेन एरिया में पेन होता है, इरिटेशन होती है। ठीक है, क्रैम्प्स आते हैं, रह के उठने वाले दर्द को हम क्रैम्प कहते हैं। ठीक है, और बैक एक होता है, दर्द होता है कमर वाले हिस्से में दर्द होने की फीलिंग आती है, और कभी कभी बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि ये अपने आप बाहर आ जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी रीज़न से ये अपने आप एक्सपेल आउट हो जाता है और पता नहीं चलता ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जो है इसके डिसएडवांटेज है। अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के कॉपर टी आते हैं। देखिए, जो पुराने टाइप के हैं, ओल्ड वन जो पुराने टाइप के हैं वो आपके इस शेप के हैं, कॉपर टी या कॉपर 7। कॉपर 7 क्यों कहा गया, इसका शेप 7 जैसा है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत आसानी से 7 शेप है, 7 शेप की है इसीलिए 7। उसके अलावा देखिए ये पुराना, ये देखिए पुराने हैं। ठीक है, उसके अलावा पुराने वाले हैं डैना टी या सेफ टी कॉयल, इस तरीके का शेप है। ठीक है, इस समय जो रिसेंटली यूज हो रहे हैं वो है मल्टी। अगर आप मार्केट में जाएंगे इस समय तो आपको नोवा टी या मल्टी लोड मिलेगा। मल्टी लोड क्या होता है गाइस, मल्टी लोड कुछ इस तरीके का होता है, प्लास्टिक का पॉलीथाइलिन का ही बना होता है। ठीक है, और इसमें इसकी स्टेम में कॉपर वायर जो है अटैच्ड होता है। नोवा टी देखिए टी शेप्ड है, बस यहाँ बीच में एक हल्की सी रिज बनी हुई है। ठीक है, ये भी इजीली इंसर्ट होता है। इसे मल्टी लोड डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ये शेप होता है, ठीक है, एक तो इसकी शेप की वजह से भी इजीली इंसर्टेबल शेप होता है, और साथ ही साथ कॉपर वायर जो बना होता है ये सिल्वर कोर पे बना होता है, यानी सिल्वर के ऊपर कॉपर की कोटिंग होती है, जो क्या करती है कि इसकी जो है ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देती है, यानी कि इसकी जो है टिकाऊपन बढ़ा देती है, ये लंबे समय तक टिकता है, समय से पहले ये डिसॉल्व नहीं होता है यूट्रस में। ठीक है, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कॉपर 370 या कॉपर टी 200 या कॉपर 380 AU या AU माने गोल्ड या AG माने सिल्वर। ठीक है, अगर आपको इस तरीके की कॉपर टी मिलती है तो ये समझ लीजिए कि जो कोर है जिसके ऊपर कॉपर को कोट किया गया है वो गोल्ड है या सिल्वर है, और अगर AU और AG आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, और अगर आपको मानिए कॉपर 200, 380, 375 ये जो नंबर्स हैं ये सरफेस एरिया बताते कि जो कॉपर वायर का कितना मिलीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है जो कि कॉइल्ड है कॉपर टी के प्लास्टिक के ऊपर। ठीक है, डिवाइस के ऊपर जो कॉइल्ड वायर का सरफेस एरिया है, जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है वो कितना है, ये नंबर्स बताते हैं। अगर A और U, AG और AU लिखा हुआ है यानी कि सिल्वर या गोल्ड, यानी कि कॉपर वायर सिल्वर और गोल्ड के ऊपर जो है कोटेड है, उसके बाद उसकी कोटिंग करी गई है ताकि उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सके यूट्राइन वॉल में रहने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन मेडिकेटेड में सेकेंड जनरेशन। ठीक है, ओके।